इतनी इतनी खूबसूरत लड़कियां इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के फिर रही हैं, मैं तो देख के हैरान हूँ। उससे भी ज्यादा ये इंग्लैंड वगैरह से भी ज्यादा एडवांस उससे। वाह। तो आपको सुनाई दिया। तो ये बेसिक, जी। तो ये इन लोगों का बेसिक सा तारुफ था। मैं कहूंगा द ग्रेट लस्टी गाय लोगों को सिखाता है अपनी मोरालिटी। चलो खैर, आदिल भाई आपसे, आपको मैं ऐड करता हूँ, आप स्टार्ट करें गालिब की बोंगियों के साथ। जी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है मेरी आवाज आ रही होगी। लाउड एंड क्लियर सर। सर फारूक भाई आप बैठे हैं तो थोड़ा सा चलें, इसको कर देते हैं हम ऐसे, ताकि कम से कम पता तो चले ना क्या चल रहा है स्क्रीन पर, राइट। अच्छा राइट। दोस्तों, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं और हम इन बड़े दो इडियट्स जो हैं उनमें से एक मेरे हत्थे आया है। और मजे की बात यह कि अबू जर भाई कहते हैं कि मैं तो उसको जाहिल समझता हूँ इसलिए आमिर बक में। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। यानी जाहिलों के साथ हमने डील करना है भाई, हमें तो सुर ठीक है। यानी अबू जर भाई ने कमाल किया है कि कहते हैं जाहिल को डील करेगा। एनीवेज गालिब कमाल को डील करने में नहीं मजा आता है। आमिर भाई, मेरा मकसद ये नहीं था। जस्ट मेरा किडिंग। मकसद ये था कि मेरा मकसद ये नहीं था नहीं कहने का कि जी, मेरा बिल्कुल भी मकसद ये नहीं था कि जाहिलों के साथ इन्होंने डील करना है। मैं बस नहीं अपना नहीं मैं पॉइंट ऑफ समझ व्यू रहा बता हूँ। रहा था कि मैंने बिल्कुल इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि ये एक्स क्रिश्चियन है। मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं जो मैं इसको क्रिश्चियनिटी पर या भी इट्स राइट। इसको वेरीफाई कर सकूं। तो मेरा जो मकसद था कि क्योंकि इसके आर्ग्यूमेंट्स इतने खराब है, लेकिन इसको रिफ्यूट करना भी इट्स जरूरी था, क्योंकि लोग मेरे पे कमेंट करते हैं। जाहिर बात है, मुझे कमेंट आते हैं, इसी वजह से इतना फोर्स होता है बहुत से लोगों का कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी ही पड़ती है, किसी ना किसी तरीके से जी करके वीडियो बनानी ही पड़ती है, क्योंकि लोगों का फोर्स होता है आपके पीछे, आपको लोग कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है ठीक। कि आप गलत ना समझे। नहीं 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 बिल्कुल भी, मैंने भी ऑन अ लाइटर नोट कहा था। ऑब्वियसली अगर हम इनको जाहिल समझते हों, इन अ सेंस के है तो जाहिल नहीं है, मगर वो वाले जाहिल, तो फिर तो हम इनसे मुखातबत और मुकालमा वगैरह भी ना करें। मकसद इनसे मुकालमा करना नहीं होता, ये तो है तो जाहिल ही है। मकसद इनसे मुकालमा करना नहीं, मकसद है इनकी ऑडियंस को एक्सपोज करके बताना, इनके सामने रखना कि इन लोगों का इल्मी लेवल क्या है, इनके दावाजात क्या है, इनका नजरिया क्या है, इनका मिशन क्या है कि इस्लाम को किस तरीके से मलाइन किया जाए, टारगेट किया जाए, वो एक्सपोज करना। और इनके नॉलेज की फिर हैसियत, यानी इनका मबलग इल्मी जो है, जो इनका नॉलेज है, उसका भी एक हकीकत आपके सामने रखी जाए। एनीवेज विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं। ये जो वीडियो अबूजर भाई ने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दिया है, आपको पता तो चल गया है। इसमें गालिब कमाल ने जो जो बोंगियां और जो जो हरकतें की हैं उनको मैं आज आपके सामने एक्सपोज करूंगा। और झूठ बोले हैं, सरी झूठ। अब वो इंटेंशनली झूठ है या वो इसकी जहालत है, इसकी बेवकूफी है, ये फैसला इनके लिसनर्स और इनके व्यूज कर सकते हैं और पब्लिक कर सकती है ओवरऑल। तो फैसला आप लोगों ने करना है, हमारा काम है सबूत आपके सामने रखना इनकी जहालत का। एक बंदा आता है गालिब कमाल की स्ट्रीम के ऊपर, हारिस सुल्तान बैठा है, जो वीडियो जिसके मुख्तलिफ क्लिप्स आप आज की वीडियो के अंदर देखेंगे, उसमें वो आकर उनके सामने ये मुद्दा रखता है कि कुरान तो इतना पुराना है और हम मुसलमान यकीन रखते हैं जैसा कि मुसलमान कहते हैं, और यकीनन कुरान उसी तरीके से प्रिजर्व है, सिक्योर है और उसी तरीके से मौजूद है, इसकी हिफाजत का जिम्मा जिस तरह अल्लाह ने लिया था। गालिब कमाल साहब जो हैं उस बंदे की जो है ना उसको घुमाने के लिए और उसको आप ये समझ लें कि मिसगाइड करने के लिए कुछ झूठ बोलते हैं। वो झूठ क्या बोलते हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो आए सुनते हैं कि इनकी जहालत या इनका झूठ किस तरीके से बेनकाब करते हैं, वो आप देखिएगा, जरा वीडियो सुन लें। वो रसूल से भी पहले का बर्मिंघम कुरान निकला हुआ है। सही है, रसूल आपके 587 में पैदा हुए हैं ना, वो तकरीबन 580 से भी पहले का वो कुरान निकला है बर्मिंघम वाला। मैं ले जी, इसमें दो चीजें हैं नोट करने की। कुरान का सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट जो है, जो कुरान मिला है, सबूत कुरान का कितना पुराना लिखा हुआ, वो कहता है जी जो कुरान बर्मिंघम, यूके बर्मिंघम में से निकला है, ये कुरान जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पुराना है। अच्छा जी, एक पॉइंट आपने ये नोट कर लेना। दूसरा पॉइंट इसने ये किया है कि रखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 587 में पैदा हुए हैं और वो कुरान 580 से भी पीछे का है, 587 में पैदा हुए हैं। अब एक बेवकूफ से बेवकूफ इंसान भी होगा, ठीक है, और जिसके पास थोड़ा सा भी इल्म और अकल है और वो इंटरनेट सर्फ कर सकता है, इंटरनेट पर जा सकता है। विकिपीडिया, मैंने बच्चों का एक सोर्स निकाला है, ओके, मैं आपके सामने भी एक आर्टिकल भी रखूंगा जो आर्टिकल से भी आपको पता चलेगा, मगर एक विकिपीडिया बेसिक सोर्स है कि जिस बंदे को ये नहीं पता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेट ऑफ बर्थ 587 थी या क्या थी, उसके सामने हम ये सबूत रख देते हैं। अब विकिपीडिया जो बेसिक सोर्स ऑफ नॉलेज है, बच्चों वाला नॉलेज जहां से मिल सकता है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो रसूलुल्लाह हैं वो पैदा हुए हैं 570 में। 570, 587 नहीं, 580 नहीं, 570 में वो पैदा हुए हैं एज पर द विकिपीडिया, जो बेसिक नॉलेज है।
तो इसको इतना नहीं पता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 587 में। अच्छा, दूसरी बोंगी और ब्लंडर जो इसने मारा वो ये मारा कि वो कुरान जो बर्मिंघम में पड़ा है जिसका मैन्युस्क्रिप्ट, वो कार्बन डेटिंग की गई है, और कार्बन डेटिंग जिस डियर की खाल पर, पहली बात है वो डियर तो है नहीं, ये डियर इसने कहां से घुसाई है मुझे नहीं पता, वो शीप है, और शीप है या गोट है उसकी खाल है, उसको ये डियर क्लेम कर रहा है, ठीक है। और शीप और गोट की किसी खाल में से वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो लिखा गया है, और ये कह रहा है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पुराना है। ये गालिब साहब आपकी स्क्रीन के ऊपर सूडो साइंस लेकर आए, ये कहता है जी उसकी कार्बन डेटिंग की गई है। पहले तो ये मुद्दा आप समझ लें कि कार्बन डेटिंग क्या रिलायबल है, कार्बन डेटिंग जो है वो एक्यूरेट होती है। कार्बन डेटिंग जब की जाती है तो वो एक एक आपको टाइम ड्यूरेशन देती है जिसको बिटवीन टू साइड्स टाइम कहा जाता है। यानी ये जो रिसर्च की गई है कार्बन डेटिंग के जरिए कि ये चीज कितने साल पुरानी हो सकती है, तो वो एक ड्यूरेशन देते हैं कि इतने टाइम से इतने टाइम तक पुरानी हो सकती है। इसने जो ब्लंडर मारा ये किया कि इसने वो टाइम लिया जो उसका स्टार्टिंग टाइम क्लेम किया है बर्मिंघम की यूनिवर्सिटी ने, जिन्होंने कार्बन डेटिंग करवाई। अभी मैं आपके सामने रखूंगा, तो आए विदाउट एनी फर्दर आप पहले ये सुन लें। पहले मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूं यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम का, आप ये देखें। 2015 में 22 जुलाई को ये आर्टिकल आपको यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में मिल सकता है कि ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट जो है दुनिया के अंदर वो बर्मिंघम के अंदर कुरान का पड़ा हुआ है। वो क्या लिखते हैं आए जरा मैं आपको बताता हूं कि इसने ब्लंडर मारा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पुराना वो निकल आया है जी, रसूलुल्लाह से भी पुराना निकला है। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊंगा जो वो पुराना लेके गए हैं वो किस बुनियाद के ऊपर कार्बन डेटिंग होती है, वो पॉइंट भी करना है। इस आर्टिकल में हाईलाइटेड साफ तौर पर, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें वक्त बचाना, हमारे पास कंटेंट घंटों का पड़ा हुआ है और कई चीजें हमने स्किप की हैं, तो इसीलिए मैं जो बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं उनको फोकस कर रहा हूं। उन्होंने लिखा जी, रेडियो कार्बन एनालिसिस हैज डेटेड द पार्चमेंट ऑन विच द टेक्स्ट इज रिटन टू द पीरियड बिटवीन, यहां से टाइम शुरू हो रहा है ड्यूरेशन, AD 568 एंड 645 विद 95.4% एक्यूरेसी। ठीक हो गया। इसका क्या मतलब है कि जो कार्बन डेटिंग की गई वो एक अरसा बयान कर रही है जो 568 से लेकर 645 तक है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश हुई है वो 570 के अंदर हुई है और वफात हो रही है 632 के अंदर, ठीक है। तो 645 से पहले और 568 के बाद का ये ड्यूरेशन बनता है 95.4% एक्यूरेसी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का कैसे हो सकता है? ये उस दौरानिये का है। अब ये मेरी बात नहीं है, मेरी बात होती तो मुल्हिद कहते भाई ये मुसलमान बात कर रहे हैं, हम आपको सबूत देंगे। एक चीज, दूसरी चीज ये भी याद रखें, इट इज ऑल्सो पॉसिबल आमिर भाई के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये मैन्युस्क्रिप्ट बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम का है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल के जो शख्स इसको लिख के ले गया हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने देखा भी हो। मैं बिल्कुल, अभी वीडियो दिखाते हैं सर आपको। इट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल, इट्स मोर और लेस पॉसिबल, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स डेफिनेटली पॉसिबल। अच्छा, अब इसको हम मजीद भी आपके सामने वीडियो एविडेंस भी रखूंगा जो कि खुद उस यूनिवर्सिटी के जिन्होंने करवाई है डेटिंग वो क्या कहते हैं, और वो क्रिश्चियन है, वो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन है। मगर यहाँ जो पॉइंट है वो ये है कि क्या वजह है कि ये डेट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदाइश की पहले की भी कर रहा है। इस बेवकूफ को, मादरत के साथ गालिब कमाल को, ये नहीं पता कि जिस खाल की कार्बन डेटिंग की गई है वो जानवर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्र तो उसकी ज्यादा हो सकती है, हो सकता है वो खाल पहले सिक्योर करके रखी गई हो, क्योंकि खालें उस वक्त खुश्क करके, खाल जब किसी जानवर की उतारी जाती है तो खाल को तो मसाला लगाकर सेव किया जाता है, और ये तो मसाले लगाकर सेव करने का जमाना तो बहुत पुराना है। बड़े अरसे से लोग खालों को सिक्योर करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, उनको मसाले लगाते हैं और उनको बाद में मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओढ़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज को लपेटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने जूते बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो वो जानवर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पुराने की खाल हो सकती है। मगर देखें टाइम ड्यूरेशन मैटर करती है, वो 645 AD तक के बीच में दरमियान है, तो उसमें तो कुरान नाजिल हो चुका हुआ था। तो ये कुरान पहले कैसे हो सकता है? इसने झूठ बोला कि इसने एक डेट को फोकस करके दूसरी डेट को छुपाया ताकि मुसलमानों को या इस्लाम को या कुरान के बारे में ये शक पैदा कर सके, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा हाईलाइटेड आप लाइन देखें जिसको AD 570 एंड 632 लिखा हुआ है। गोरे भी ये कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का ये हो सकता है। ये देखें, वो कहते हैं द रिजल्ट places the leaves close to the time of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who is generally thought to have lived between AD 570 and 632. वो कहते हैं ये चीज बयान कर रही है कि ये जो खाल उस जमाने की है जिस जमाने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी होगी, जो कि उनकी जिंदगी का ये लाइफ स्पैन है 570 से 632, और ये उसके क्लोज है, तो ये दूर कैसे हो सकता है? तो ये इनका एक बोंगी थी ब्लंडर, जिसको मैं अब मजीद सपोर्टिव एविडेंस के तौर पर एक वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको पता चले कि वहां के जो यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स हैं वो क्या कह रहे हैं।
और पोल खुल जाएगा इनका। The pages were radiocarbon dated to no later than the year 645, which means the university has found one of the very earliest known examples. The person who actually wrote it may well have known the Prophet Muhammad. He would have seen him probably. He would maybe have heard him preach. He may have known him personally. And that really is quite a thought to conjure with. Parts of the Quran that are contained in those fragments are very similar indeed to the Quran as we have it today. And so this tends to support the view that the Quran that we now have is more or less very close indeed to the Quran as it was brought together in the early years of Islam. हाँ जी, क्या समझ आई दोस्तों? 3 बड़े पॉइंट्स आपको जी, यहाँ से बिल्कुल। समझ आने चाहिए। नंबर 1, उन्होंने ये डेट जो दिया वो कहते हैं कि जो मैन्युस्क्रिप्ट वहां पर इकट्ठा बर्मिंघम में पड़ा हुआ है उसकी कार्बन डेटिंग से पता चला है कि 645 से पहले का ये है बस। और कार्बन डेटिंग का असूल ये है कि वो जो लास्ट डेट होती है उस काउंट करते हैं, एक एस्टिमेट होता है। अगर इस एस्टिमेट को रिलायबल माना जाए और ये कहें नहीं जी नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे चला गया है, तो मैं भी ये कहता हूं कि दुनिया की जो उम्र बयान की गई है उसमें 50 मिलियन साल का ऑलमोस्ट 50 मिलियन ईयर्स का डिफरेंस है। 50 मिलियन ईयर्स का डिफरेंस बनता है। उस डिफरेंस को किस तरीके से कैलकुलेट, दैट मींस कि डेटिंग की जो डेट होती है वो नॉन रिलायबल है और एक्यूरेट हो भी सकती है, और उसकी जिस तरीके से उन्होंने दी कि उसकी रेशो क्या हो सकती है, जैसे 95.4% एक्यूरेसी रेट उन्होंने वहां पर बयान किया है। तो अगर इस तरीके से माना जाए, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा मेरे भाई जी। इसकी तो मिसाल बड़ी इजीली दी जा सकती है कि जब हम पैदा होते हैं तो जो कपड़े हमें पहनाए जाते हैं वो भी महीनों इवन सालों पुराने पहनते हैं। अब उनकी कपड़ों की कोई कार्बन डेटिंग कर, फ्यूचर में किसी को कपड़े मिले और उनकी वो कार्बन डेटिंग करे कि ये तो कपड़े पैदाइश से भी पहले का कार्बन डेट मार रहे हैं किसी इंसान के पैदा होने पे, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना होगा कि उस शख्स ने उस पर कुछ लिखा नहीं होगा या उसको पहना नहीं होगा। तो उसी सिंपल सी बात है कि एक पार्चमेंट अगर मिला और वो डेट बैक कर रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ईयर्स पहले, जो कि एक्यूरेट नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि 94 या 95% एक्यूरेसी के साथ ये कार्बन डेटिंग हुई है, तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि वो बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम का ही है। इसमें तो कोई शक ही नहीं बैठता। खामखा ये क्वेश्चन है, इस पे तो मेरे हिसाब से इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को इस तरह के आर्गुमेंट्स आगे रखते हुए। यहाँ पे तो कोई मैटर ही नहीं बनता बोलने का, क्योंकि जब वो खुद बता रहा है कि इस रेंज से इस रेंज तक के जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीरियड था, बिल्कुल बकवास आर्गुमेंट्स। बिल्कुल, ये ब्लंडर, असल में इस ब्लंडर को एक्सपोज करना मकसद था कि इन्होंने डेट के स्टार्टिंग पॉइंट को तो लिया, मगर जो उसका टाइम स्पैन उन्होंने दिया, ड्यूरेशन, उसको ये बीच में से छोड़ के मुसलमानों को शक डालने के लिए ये कहते हैं कि जी वो कुरान तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का निकला है, जबकि वो उसी टाइम स्पैन के अंदर आ रहा है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा रहे हुए हैं। अच्छा, एक पॉइंट तो ये निकला। दूसरा पॉइंट ये निकला कि वो जो स्कॉलर है बर्मिंघम के अंदर जिसने ये कार्बन डेटिंग की रिसर्च करवाई और उसके बाद वो उस पर अपने एनालिसिस दे रहा है, वो कह रहा है कि जिस शख्स ने ये लिखा है, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो वेल नोन कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बड़े एक मालूम शख्सियत होंगे। फिर उसने ये कहा कि हो सकता है उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना हो, जिसने ये कुरान लिखा है, फिर ये हो सकता है वो उसको अच्छे से जानता हो। इसका मतलब ये है कि जिसने ये स्क्रिप्ट लिखा था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से था। ये बात तो और कुरान की हिफाजत की तस्दीक करने के लिए आ जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरान लिखा जा रहा था और आप खुद लिखवा रहे थे। आगे चल के एक एतराज आएगा कि जी कुरान इंसानों ने लिखा है, मैं उस पर भी थोड़ी खुलकर बात करूंगा। तीसरा पॉइंट जो आता है वो ये है कि स्कॉलर ने नतीजा निकाला कि जो मुसलमान ये दावा करते हैं कि कुरान एज इट इज हमारे पास पहुंचा है, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था या जैसे सहाबा के जमाने में था, उसने कहा ये बात इस मैन्युस्क्रिप्ट की कार्बन डेटिंग की रिसर्च के बाद मुसद्दका हो जाती है, वेरिफाइड हो जाती है और ऑथेंटिकेट हो जाती है और डेफिनेट और कंफर्म हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से कि मुसलमान इस बात पे बिल्कुल ठीक है कि वे वही कुरान है जो 1400 साल पहले उसी तरह का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। और जब आप लोग इस पर मजीद सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो अल हिजाजी स्क्रिप्ट है, इसको बकायदा पर वहां एक स्कॉलर को बुला के पढ़वाया भी और उसने वैसे ही पढ़ा जैसे आज कुरान के अंदर ये पढ़ा जाता है। बहुत शुक्रिया। ये हमारा पहला पॉइंट था। और इसके बाद मैं अबूजर भाई को कहूंगा, अबूजर भाई आपके पास आपकी जंबील में क्या है, आप भी तो हमें दिखाएं कि आपके वाले साथी ने क्या किया। आपको मेरे जाहिल की तो जहालत पता चल गई, पब्लिक को दिखा दी, अब आपके वाला जाहिल क्या करता है जरा वो भी तो पब्लिक को बताएं। उसको क्यों छुपा के रखा हुआ? जी बिल्कुल। आमिर भाई, जो सबसे पहले मैं इसकी वीडियो देखनी शुरू करी तो स्टार्टिंग में इसने झूठ बोले हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक ही। जाहिर बात है इन लोगों का करियर ही झूठ पर। इसने मेरी वीडियो का जिक्र नहीं किया कि कोई वीडियो चला करके, अगर मैं इतना इजी टारगेट हूं तुम्हारे लिए हारिस, तो ये तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे पार्क में होकर सैर करके आ गए आप वापस घर पे, तो एक वीडियो चलाओ, लाइव चलाओ, सबके सामने चलाओ,
अगर तुमको लगता है कि मैं बच्चा हूं और मेरे कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है तो सबके सामने वीडियो चलाओ, गेम ओवर। मैं आगे वीडियो बनाने लायक नहीं रहूंगा अगर तुम्हारे पास अच्छे आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, एंड देन गेम ओवर, खत्म। और ये बहाना भी नहीं ये बेचारा कर सकता इस टाइम तो कि उसके व्यूज कम है, सब्सक्राइबर्स और ऑलमोस्ट हमारे जो एवरेज व्यूज हैं, जाहिर बात है उसके थोड़े बहुत ज्यादा है लेकिन इतने कम नहीं है। तो अब हैरिस बहाने खत्म करो। हकीकत जू, डैनियल हकीकत जू एंड ब्रदर सबूर एंड अली दावा तक चैनल ने मेरी वीडियोस जो है वो शेयर करी हैं। इवन मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी मेरी वीडियोस शेयर करी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहाने खत्म करो। तो चलिए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो ये इसने पहले शुरुआत करते हैं। अच्छा, मैंने तो खैर देखी नहीं इनकी कभी कोई वीडियो ना, आई हैव नेवर सीन इन सर, दोनों की मैंने कोई वीडियो नहीं हारिस भाई आपने दीन इस्लाम की जो बुजुर्ग भाई हैं उनकी वीडियो पे कमेंट तक किया आपने। अच्छा यार, आप मुद्दे पे बात करो। ये बातें हम ये आप खामखा जो है ना, आपने एक कमेंट भी किया था, देन आपने कमेंट डिलीट कर दिया था। नहीं मैंने डिलीट नहीं कर, मैंने कमेंट नहीं मैंने किया। नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, वो आपने खुद किया होगा, खुद किया होगा। करके पाकिस्तानी मुल्क के नाम के चैनल बना के लोग करते थे, वो हमारे पास पहले भी होते थे, वो भी यही काम करते थे। तो इसने क्या कहा जाहिल ने कि इसने मेरे चैनल पे कभी कमेंट नहीं किया, ठीक है, और मेरे पास एविडेंस मौजूद है कि इसने मेरे चैनल पे ना कि सिर्फ कमेंट किया बल्कि अपनी जहालत की डर की वजह से उस कमेंट को डिलीट भी कर दिया था, क्योंकि इसको पता था कि जो कमेंट इसने किया वो कमेंट करने के 2 सेकंड बाद या 30 सेकंड बाद उसी वीडियो में इस कमेंट का रिप्लाई भी था। तो इसने क्या किया, उस कमेंट को डिलीट कर दिया। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि इसने कमेंट किया उसके बाद उस कमेंट को डिलीट कर दिया? वो है यूट्यूब नोटिफिकेशन। जो लोग क्रिएटर हैं, आमिर भाई आप भी क्रिएटर हैं, आप भी जानते होंगे जब कोई बड़ा चैनल आपके चैनल पर आकर के कमेंट करता है तो उसकी नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको अलग से देता है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली अली दावा, कितना बड़ा चैनल है, 500,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ये आपने स्क्रीन पे दिख रही है। ये 2-3 चैनल अभी रिसेंटली मेरे पास नोटिफिकेशन आई। बसालत आदम भाई, इनके 100 के सब्सक्राइबर्स हैं। डैनियल हकीकत जाओ ने कमेंट किया, जिनके 77 या 80 के सब्सक्राइबर हैं। अली दावा, जिनके 6,66,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ऑलमोस्ट बहुत इनके 1 मिलियन होने में कुछ ही बाकी हैं। तो इन तीनों की नोटिफिकेशन मेरे चैनल पर पड़ी है। क्यों? अगर ये अपना कमेंट डिलीट भी कर देंगे ना, तब भी मेरे पास ये नोटिफिकेशन रहेगी एविडेंस के तौर पर, क्योंकि ये नोटिफिकेशन हम क्रिएटर्स को अलग से मिलती है अगर कोई बड़ा चैनल आपकी वीडियो पे कमेंट करता है। तो अगर ये डिलीट भी कर दे कमेंट अपने, तो जब भी मेरे पास ये नोटिफिकेशन रहेगी। सेम हुआ इसके साथ। इसने इस ऑफिशियल चैनल से, अपने पाकिस्तानी, जब ये बड़ा चैनल था ना इसका, उससे इसने मेरी इस वीडियो पे इसने कमेंट किया, वाओ इट क्लियरली सेज हैड इट लेग्ड। तो ये एक हदीस के ऊपर इसका एतराज था कि हदीस कहती है कि आप एक दूसरे की उंगली चाट सकते हैं। तो उसको मैंने जवाब दिया कि मैंने कहा नहीं, ये नैरेटर की एक मिस्टेक थी और तुम इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो, और आप खुद कंपेनियंस की अदर रिपोर्ट्स देख लें, उससे ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि वो कंपेनियंस अपनी उंगलियां चाटा करते थे खाना खाने के बाद और एक दूसरे की उंगलियां नहीं चाटा करते थे। तो उसका जवाब, क्योंकि इस जो कमेंट इसने किया था उसका जवाब कुछ ही सेकंड बाद था, तो इसने मजबूरी मां के नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, दिस कमेंट इज नो लॉन्गर अवेलेबल। ये मैंने जब ही स्क्रीनशॉट लिया था जब इसने कमेंट किया था। तो इसी का कमेंट है ये, इसका क्लियर झूठ था। ये भी कह सकता था कि मैं जो हूं वो भूल गया, मैंने कमेंट किया था या नहीं, लेकिन अपने आर्गुमेंट विन करना है। अब वो जो भाई जो इसके चैनल पे इससे जाके बात कर रहे थे, अब वो बेचारे लाचार थे, वो तो लाइव सबूत दिखा ही नहीं सकते थे। और यही एक वजह है, मेन रीजन, क्योंकि ये मुजोरी में बहुत ज्यादा माहिर है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं इसके चैनल पे लाइव जाके बात नहीं करता, क्योंकि कोई भी बात निकले। अब यहाँ तो मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं जो भी इसने बोंगी मारी मैं एकदम सबूत दिखा सकता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये रहा मेरे पास लाइव सबूत, तुमने कमेंट किया था मेरे चैनल पर। अब वो भाई बेचारे वो हंसे, अब वो सबूत नहीं दिखा सकते थे किसी तरीके का कि मैं सबूत दिखाऊं किसी तरीके से। तो ये होता है जब आप लाइव होते हो और सामने वाला आप पे हंसता रहेगा, आप सबूत नहीं दिखा सकते। तो इस वजह से मैं परहेज भी करता हूँ लाइव जाने से। बाकी कोई टॉपिक रख ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में, लेकिन उससे कोई हल निकलेगा नहीं। ये जो है शख्स वीडियोस बनाना नहीं छोड़ेगा। अगर ये मेरे से कह दे कि मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा इस्लाम पे, तो मैं चलता हूँ लाइव, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इनकी रोजी रोटी अभी इसी से चलती है। तो ये वीडियोस बनाना कभी नहीं छोड़ेगा। तो यही एक पहला पॉइंट था इनकी। शुरुआत से ही ये पहली जब वो भाई गए तो सबसे पहली बोंगी इसने यही मारी कि मैंने कभी चैनल पे कमेंट नहीं किया। इसने कई बार कमेंट किया है मेरे चैनल पे, झूठ बोला कि मैंने कभी चैनल पे कमेंट नहीं किया। तो एक शॉर्ट पॉइंट है, वो भी मैं ही बोल देता हूँ, फिर उसके बाद आमिर भाई को हम दे देंगे। तो ये दूसरा इसने पॉइंट रखा है। देखिए, नहीं मैं मानता हूँ वो आप पे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हाँ, तो वो अपने चैनल पे गालियां भी दे रहा भाई मुझे और हारिस को, ठीक है, जाके पहले उसे तुम सिखाओ। हाँ दे रहा वो। तो इसने कहा कि मैं या सादुल्ला को शायद इन्होंने कहा, जॉइन साद चैनल को, कि हम दोनों या साद भाई इसको गाली दे रहे हैं अपने चैनल पर।
जो कि क्लियरली एक झूठ था। गालिब का भी बोंगी आ गई इसमें, हैरिस की बोंगी बताई थी कि उसने भी झूठ बोला कि उसने मेरे चैनल पर कमेंट किया, इसने कहा कि हम दोनों इसको गाली दे रहे हैं। पहली बात यह है कि तुम जो आपके साथ आपके बॉस बैठे हैं हैरिस सुल्तान, इसने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में गालियां दी जा सकती हैं। जरा इसको सुनिए। इंसान का अपना इखलाक बताता है, लेकिन गाली की सजा जो है कोई नहीं दी जा सकती। फ्रीडम ऑफ स्पीच में गाली दी जा सकती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में गाली दी जा सकती है, स्पीच में गाली दी जा सकती है। तो इसने खुद ही ये बात एडमिट करी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में गालियां दी जा सकती है। तो अगर हम तुमको गालियां दे भी रहे हैं, जो कि क्लियर झूठ था, आज तक आप साबित नहीं कर सकते, ये चैलेंज है कि बताओ कौन सी वीडियो में हमने गाली दी है। हाँ, अगर तुम बोंगी शब्द को, बोंगा, गधा वगैरह शब्द को तुम गाली समझते हो तो फिर तो आपके अखलाकियात महान है। आपके बॉस कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में गालियां दी जा सकती हैं, और अगर दे भी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच में गालियां दी जा सकती हैं, उसकी सजा नहीं कोई दी जा सकती। अच्छा, एक यहाँ पे आपने आमिर भाई एक चीज और नोटिस करी होगी, जो शख्स जिसकी चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, कि जो शख्स खुद गालियां देता होगा वही गालियों को डिफेंड करेगा। हमें पता है कि हम लोग गालियां नहीं देते, हम लोग कोई गलत काम नहीं करते, तो हम इन चीजों पे अगर कोई सख्त एक्शन लिया भी जाएगा तो हमें पता है कि हमने फंसना ही नहीं, हम ये काम करते ही नहीं। तो ये शख्स जो है वो पॉर्न, प्रोस्टिट्यूशन और गालियों को ऐसे डिफेंड करता है, इसकी मैं आगे वीडियोस दिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको, जहां पे ये पॉर्न, प्रोस्टिट्यूशन और गालियों को तो आपने देख ही लिया कि गाली तक कोई डिफेंड करता है। तो गालिब कमाल का जो झूठ था वो क्लियर था कि हमने चैनल पे कभी गाली नहीं दी गालिब कमाल को, किसी को भी हमने गाली नहीं दी। हमने इनको बोंगा बोलते हैं, पहले हम तुम्हें एक्सपोज करते हैं एविडेंस के साथ, उसके बाद तुम्हें जाहिल या बोंगू या कुछ इस टाइप के शब्द बोलते हैं जो कि गाली नहीं होते, और तुम्हारी अकॉर्डिंग गाली दी जा सकती है। तो मैं आमिर भाई से कहता हूँ कि अब आप नेक्स्ट बोंगी पेश करें गालिब कमाल की। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हारिस तेरी मैं ठीक हो गया। नहीं भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच में गाली नहीं देनी चाहिए। हमारे नजदीक तो इस्लाम है। बहुत अच्छे। हमारे नजदीक बहुत तो भाई अच्छे। इस्लाम है भाई, हम तो नहीं गाली गुली किसी को देते। हाँ, मगर ये है कि गाली खाते जरूर हैं और खाने के लिए हम तैयार है, कोई ऐसी बात नहीं। तुम्हारे नसीब में गालियां हैं। वो क्या कहता है गालिब, वो कहता है कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब, के गाली खा के भी बेमजा ना हुए। हम तो वो लोग हैं कि गाली खा के भी बेमजा नहीं होते। एनीवेज चलते हैं ये जी। कौन सा गालिब कहता है? ये ये कौन सा कहता है? ये मिर्जा गालिब कहता है, असदुल्ला खान गालिब अच्छा, साहब। फिर ठीक है। ठीक है जी। ये तो फ्री के गालिब बने हुए हैं। अच्छा खैर, चलते हैं जी गालिब कमाल साहब की दूसरी